डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की। क्रोनिक वर्ड्स आपको बता रहा है कि कोई डिज़ीज़ है जो प्रोग्रेसिवली मतलब कि डिटोरिएट हो रही है। एक्यूट का मतलब था कि कोई भी डिज़ीज़ एकदम आ जाए। तो हमने पहले एक्यूट किडनी इंजरी पढ़ा था। एक्यूट किडनी इंजरी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें डेफिनेशन थी, कॉजेज़ थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे और ट्रीट कैसे करेंगे। और आज भी हम क्रोनिक में भी यही चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। क्रोनिक किडनी डिजीज़ की डेफिनेशन है कि इरिवर्सिबल डिटोरिएशन हो रीनल फंक्शंस की, गेट यूजुअली ओवर्स द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब कि एक दिन की ना हो, प्रोग्रेसिवली जो है डिटोरिएट हो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। और दूसरी चीज़ इसमें जो कही जाती है वो ये है कि इसके GFR लेस देन 16 हो फॉर मोर देन 3 मंथ और लॉन्गर, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजेस हैं, जिसको डिवाइड किया हुआ है 5 स्टेजेस में। पहली स्टेज में कह रहा है कि किडनी डैमेज है विद नॉर्मल और इंक्रीज GFR। हमने बात की GFR डिक्रीज़ कब होता है। GFR डिक्रीज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होता है जब लेस देन 30 या लेस देन जो है 60 हो, तो वो ट्रू जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ है। अगर एक किडनी डैमेज हुई है मगर GFR नॉर्मल है, इट मीन्स कि किडनी डैमेज है और हील्ड हो रही है, कि अभी भी इसमें हील का पावर है। स्टेज 2 किडनी डिजीज़ विद माइल्ड डिक्रीज GFR, 60 to 80 का GFR होता है इसमें, ठीक है। स्टेज 3 हमने बात की कि जो मोस्टली ट्रू क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, इसमें मॉडरेट किडनी डैमेज विद डिक्रीज GFR जिस 30 to 59। और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कब कहेंगे? एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं जब GFR लेस देन 15 हो जाए, 15 से कम हो जाए, या पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत हो, वो ट्वाइस अ वीक हो या थ्राइस अ वीक हो, वो डिपेंड करता है कि कितना उसका GFR है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं इन पेशेंट्स में? सबसे जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं MCQ या सिनेरियो फॉर्म में, उसमें बोला जाता है कि एक पेशेंट है एडल्टली 50 से ऊपर की एज का बता देंगे आपको, और बताएंगे कि इन पेशेंट में शुगर प्रोलॉन्ग शुगर है, 15 to 20 ईयर्स की हिस्ट्री देंगे। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव है, वो भी प्रोलॉन्ग्ड है विथ पुअर कंप्लाइंस। जब बात करेंगे पुअर कंप्लाइंस की, तो आप समझ जाएं कि पेशेंट जो है वो प्रोग्रेसिवली जो है डिटोरिएशन की तरफ जा रहा है और इन्वॉल्व कर रहा है किडनी को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी है, यूरिया क्रेट लेवल्स आपकी बढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिल रहा है पेशेंट में। इट मीन्स कि क्रोनिक नेफ्रोपैथी चल रही है पेशेंट की। तो इजी है डिटेक्ट करना, इजी है डायग्नोस करना पेशेंट को। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कुछ कॉजेज़ पे आते हैं कि मतलब पेशेंट जो है क्लिनिकल फीचर्स सब प्रेजेंट कर रहा है, जिसमें पुअर परफ्यूजन या ब्लड प्रेशर लो है पेशेंट का, और जो है शुगर बढ़ी हुई है, बोन पेन है, एनीमिक पेलार है, और किडनी फंक्शंस इसके लास्ट 6 मंथ से ये फंक्शंस जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं। और इससे पहले भी इस पेशेंट को यही डिफ़िकल्टी थी जिसके लिए इसने ट्रीटमेंट करवाया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अमूमन आते हैं। तो शुगर अगर रेस हो, प्रोलॉन्ग शुगर रेस हो, या डायबिटिक और या हाइपरटेंसिव हो पेशेंट प्रोलॉन्ग विथ पुअर कंप्लाइंस, तो इट कैन कॉज द डिजीज़ ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज़। इंटरस्टिशियल डिजीज़ जिसमें हमने बात की थी, सर्टेन ड्रग्स होती हैं, स्पेशली हमने बात पढ़ा था कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसमें आपकी सिस्प्लास्टिन हो गई और सर्टेन अदर एंटीबायोटिक्स हो गई जो किडनी पे इफेक्ट करती हैं और एक्यूट किडनी इंजरी करवा सकती हैं। तो ये ड्रग्स भी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी कर सकती हैं ये डिजीज़। और इसके अलावा हमने ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज़ जिसमें पेंसिलामीन्स वगैरह हमने पढ़ा था, वो भी ये और कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ कॉज करवाते हैं। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसमें SLE हो गई, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटिस कैन कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज़। रीनोवेस्कुलर डिजीज़, रीनोवेस्कुलर में आपकी जो है वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रीनल वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑक्लूजन है, प्रोलॉन्ग ऑक्लूजन है, 6 to 1 ईयर हो गया, इस्कीमिया हो रहा है, तो कैन कॉज ये रीनल एंड स्टेज रीनल डिजीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज़। अब हम बात करेंगे उसकी क्लिनिकल फीचर्स की। हमने एक्यूट किडनी इंजरी में जो बात की थी
क्लिनिकल फीचर्स की, उसमें हमने पढ़ा था कि पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिक होगा, डिक्रीज प्रेशर्स होंगे पेशेंट के, और जो है उसके अलावा पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड होगा। यहाँ पे आपको ये सिम्टम्स तो मिलेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा सिम्टम्स मिलेंगे कि पेशेंट पेलार होगा, एनीमिक होगा पेशेंट, साथ में पेशेंट की जो जुगुलर वेनस प्रेशर वो रेज्ड होगा, टैकीकार्डिक, टैकीपनिक, ये और पफीनेस और ओवरलोड में पेशेंट हो सकता है। तो ये आपको सारे क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं इन पेशेंट्स में। इसके लिए आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन अच्छी होनी चाहिए पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि 90% डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल होती है इसकी भी। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं हम इन पेशेंट्स में, हम वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनीमिया की। अगर पेशेंट एनीमिक है, पेलार है और आपने CBC फुल काउंट करवा लिया है, उसमें HB डिक्रीज है, वो डायरेक्टली शो नहीं कर रहा कि पेशेंट जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का है। उसके लिए आप रूल आउट करते हो सर्टेन डिजीज़ को, जिसमें आप पेशेंट को देखोगे कहीं से लॉस तो नहीं हो रहा ब्लड, शायद उसकी वजह से एनीमिक हो, या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है, डाइटरी चेंजेस की वजह से मोस्टली मिलती है आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। तो आपने एनीमिया चेक करना है, HB कितना है पेशेंट को। वैसे ही HB डिक्रीज़ होता है क्योंकि आपका किडनी का एक फंक्शन है एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन, वो डिक्रीज़ हो जाता है पेशेंट में। एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगी तो HB फॉर्म नहीं होगा, तो डिक्रीज आपको HB मिल सकता है। इसके लिए आप आयरन लेवल्स, फेरेटिन और फोलेट B12 करवाते हो चेक करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस और विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। और इसके अलावा सर्टेन अदर टेस्ट करते हो जो किडनी से रिलेटेड हैं, जिसमें यूरिया क्रेट लेवल्स आप चेक करते हो पेशेंट के, यूरिया क्रेट लेवल्स कितने हैं। इन पेशेंट्स में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में क्रेट लेवल बेसलाइन बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि एक डिज़ीज़ जो है प्रोग्रेसली बढ़ती है तो उसका प्रोग्रेसली क्रेटिनिन वैसे ही बढ़ा हुआ होता है। एक्यूट को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्रॉनिक से? एक्यूट में आपका जो है एकदम जो है क्रेट लेवल जंप करता है, 6, 7, 8 का आपको क्रेट मिल जाएगा, ठीक है। जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपका वैसे ही जो है 2.1, 2.0 इस तरह की लेवल में आपको जो है मिलता है। यूरिया लेवल भी एक्यूट में एकदम जंप करता है, जबकि इसमें यूरिया लेवल वैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक फंक्शन है किडनी का जो डिरेंज हो जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, स्पेशली एक्यूट ऑन क्रॉनिक डिजीज़ होगी। अगर एक्यूट पेशेंट जो है क्रॉनिक पेशेंट होता है उसकी तो वैसे ही डिरेंज होते हैं एकदम, उसमें सीवियरिटी कब आएगी जब पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज़ के ऊपर एक्यूट डिजीज़ हो जाएगी, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, तो उसमें जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। स्पेशली इन पेशेंट में आपको जो है हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया मोस्टली मिलता है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, पैराथायरॉइड और विटामिन डी की हम बात करते हैं कि इन पेशेंट में हमने विटामिन डी, क्योंकि इसका एक फंक्शन है कि विटामिन डी को ये जो है D2 को 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफिरोल में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। अगर किडनी इंजरी है या किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो वो विटामिन डी को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता बॉडी, और फिल्टर वो एक्सचेंज नहीं करता, उसको कन्वर्ट नहीं करता, तो कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाता है और बॉडी में फॉस्फेट लेवल्स बढ़ते हैं। जब फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएंगे तो इंडिकेट क्या करता है कि कैल्शियम कम है, तो आपके जो है थायराइड एक्टिवेट हो जाता है, पैराथायरॉइड हार्मोन, और ये सेकेंडरी कॉज है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का। तो हाइपर पैराथायरॉइड जब एक्टिवेट होगा तो बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी और आपको जो है कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया मिल सकता है ड्यू टू पैराथायरॉइड की वजह से। लिपिड ग्लूकोज लेवल, हमने बात की कि शुगर लेवल्स को हमने चेक करना होता है कि पुअर कंप्लाइंस वाले पेशेंट्स में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, तो आपको HbA1c चेक करना होता है पेशेंट का, और लिपिड प्रोफाइल फॉर रिस्पेक्टर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या जो हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड आप कब करवाते हो? जब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ मिलती है, तब आप जो है अल्ट्रासाउंड, रीनल अल्ट्रासाउंड्स करवाते हो, या रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस जब पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं तो सेकेंडरी कॉज को रूल करने के लिए आप जो है रीनल अल्ट्रासाउंड्स करवाते हो। हेपेटाइटिस एनवी, HIV सीरोलॉजीज आप कम से कम करवाते हो। एक लिवर डिजीज़ एसोसिएटेड है तो आप उसमें HIV और जो है हेपेटाइटिस सीरोलॉजीज करवाते हो। मैनेजमेंट कैसे करनी है पेशेंट की? हमारे पास जो गोल्स होते हैं उसमें पहले तो मॉनिटर रीनल फंक्शंस करते हैं हम लोग, मॉनिटर करना होता है, प्रिवेंट और स्लो फर्दर रीनल डैमेज, क्योंकि हमने वो रिवर्सेबल कॉसेज जो है जो रिवर्स कर सकते हैं उस पर एक्ट करना होता है और स्लो करने होती है रीनल डैमेज को। लिमिट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द रीनल फेलियर, अलॉट ऑफ रीनल फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हमने जो है लिमिट करना होता है,
और ट्रीट करना होता है रिस्क फैक्टर किसके, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के। और अगर पेशेंट जो है एंड स्टेज है, हम नहीं कर पा रहे ये चीज़ें लिमिटेड, तो पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, जो रीनल डायलिसिस भी है और रीनल ट्रांसप्लांट भी है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर ऑफ द रीनल फंक्शन की। आपने स्टेजेस हमने बात की थी कि स्टेजेस 1 2 3 जो ये स्टेजेस होती है, इसमें आपने मॉनिटर करना होता है रीनल फंक्शंस को एवरी 6 मंथ में, जबकि आपने जो स्टेज 4 और 5 है उसमें एवरी 3 मंथ्स में आपने पेशेंट को जो मॉनिटर करना होता है। और अगर डिजीज़ रैपिडली चेंज हो रही है और डोनेशन की तरफ जा रही है तो उससे पहले भी आप कर सकते हो, मगर जो क्राइटेरिया है वो स्टेज 1 2 3 के लिए एवरी 6 मंथ में और स्टेज 4 एंड 5 के लिए एवरी 3 मंथ में आप रीनल मॉनिटरिंग करते हो। रिडक्शन ऑफ दी रेट ऑफ प्रोग्रेशन, रेट ऑफ प्रोग्रेशन को कैसे रिड्यूस करना है, रिवर्सिबल कॉजेज़ कौन कौन से, पहले ये हमने देखना है कि रिवर्सिबल कॉजेज़ कौन कौन से हैं। 2 रिवर्सिबल कॉजेज़ है, एक आपका हाइपरटेंशन, दूसरा शुगर डायबिटिक। अपने कंट्रोल कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो रिवर्सिबल कॉजेज़ को। तो शुगर के लिए तो हमने बात करनी है कि सर्टेन स्टेटेंस देके सर्टेन जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स और इंसुलिन देके आप जो लिमिट करते हो शुगर को, और जो है उसमें होता है कि लाइफ स्पेन बढ़ जाता है इनसे किडनी का। जब लाइफ स्पेन बढ़ेगा तो पेशेंट की जो है सिम्टम्स और डिजीज़ जो है प्रोग्रेस लिमिट हो जाएगी और पेशेंट जो है बहुत अच्छा वक्त गुजार सकता है। तो आपने शुगर की बात कर ली कि डायबिटिक पेशेंट्स में आप जो है ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक देते हो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करना होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हम करते हैं सर्टेन ड्रग्स से, जिसमें ARBs और ACE इनहिबिटर्स होते हैं। हमने बात की थी ACE इनहिबिटर्स किस में आपको मिलते हैं, मोस्टली ACE इनहिबिटर्स आपको जो है एक्ट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करने में। जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिट होते हैं तो आपको जो हाइपरटेंशन है या जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम नहीं बढ़ते, तो डिक्रीज़ रहते हैं। और ARBs जो हैं वो ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन ब्लॉकर रिसेप्टर्स को, तो ये भी हेल्प करते हैं बाय डिक्रीज वेजुलाइजेशन और रिस्ट्रिक्ट वेजुलाइजेशन कि आपका जो है प्रेशर ना बढ़े। उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट हाइपोपरफ्यूजन में ना चला जाए एकदम इन सर्टेन ड्रग से। तो अपने पेशेंट को मॉनिटर करना है वीकली, एटलीस्ट इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो मेडिसिन तो आपने डोज एडजस्टमेंट के लिए आपने उसको वीकली पुराना होता है। रिड्यूस प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया को रिड्यूस करना होता है। प्रोटीन यूरिया को हम रिड्यूस क्यों करेंगे वो हम बात करते हैं कि होता क्या है कि पेशेंट्स की किडनी में को आपने जो है जितना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाएगा उतना ज़्यादा उसकी प्रोटीन्स लूज़ होंगी बॉडी से, क्योंकि पहले ही आपकी कैपिलरीज लीची बन जाती हैं जिसकी वजह या डैमेज होती है जिसकी वजह प्रोटीन लूज़ होता है बॉडी से। उसको बचाना कैसे है, आपके पास एक रेशो होता है एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो। एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो आप निकालते हो बॉडी से। अगर एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो 3 है और लेस देन 3 है तो आपने टारगेट मेंटेन करना होता है ब्लड प्रेशर्स का कि आपने कितना ब्लड प्रेशर आपका पेशेंट का टारगेटेड होना चाहिए। तो अगर लेस देन 3 है तो 140/90 के जो है प्रेशर्स टारगेटेड होते हैं। अगर 3 मिलीग्राम पर मिलीमोल है तो आपके प्रेशर 130 to 80 mmHg आप रख सकते हैं टारगेट। अगर मोर देन 3 उसका SCR है, एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो है, तो आपने जो है प्रेशर्स को और कम करना है, 125 से भी कम करना है, 120 to 70 के प्रेशर्स आप रख सकते हो पेशेंट के कि इनमें टारगेटेड प्रेशर्स हैं जिसमें पेशेंट को रखना है। हमने लिमिट प्रोग्रेशन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन जो होगा वो होगा कि मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। हमने बात की थी कि जो है इन पेशेंट में हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ओवरलोड मिल सकता है। जब वॉल्यूम ओवरलोड मिलेगा तो हमने क्या बोलना है पेशेंट को कि आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है या आप सर्टेन डायूरेसिस देते हो जो आपके जो वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं बॉडी से। इस पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आप नहीं देते क्योंकि इन पेशेंट में हाइपरकैलेमिया के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। तो अगर आप पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दोगे तो और पोटेशियम को वो बढ़ाएंगे। तो मेंटेन करना होता है फ्लूइड्स को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। पोटेशियम स्पेशली हाइपरकैलेमिया इन पेशेंट्स में होता है तो आपने बोलना होता है कि
पोटेशियम रिच फूड्स जो होते हैं, जैसे बनाना हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, उनको कम से कम लेना है आपने, ठीक है। और सर्टेन डायूरेटिक्स होते हैं जो पोटेशियम को बॉडी से लूज़ करते हैं, तो आप वो दे सकते हो पेशेंट में। एसिड बेस बैलेंस में हमने बात की थी, पेशेंट में मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिमूव करने के लिए आप सर्टेन ड्रग्स देते हो, पोटेशियम सोडियम बाइकार्ब्स देते हो, जिससे जो है पोटेशियम बाइकार्ब की लेवल बढ़ जाएगी और एसिडोसिस जो वॉश आउट होना शुरू हो जाता है या वॉश आउट हो जाता है मोस्टली। रीनल बोन डिजीज़ की बात करते हैं। रीनल बोन डिजीज़ में हमने बात की थी कि कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाता है और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है पेशेंट को, तो सर्टेन विटामिन आप देते हो पेशेंट को। स्पेशली एक ड्रग होती है, हम जो बोलते हैं कि विटामिन डी की कैप्सूल्स जो हैं वो आप देते हो पेशेंट को वीकली, या जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में, कि वो हेल्प करता है विटामिन डी को और बॉडी को में बोन की डिजीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि इन पेशेंट में जो है कैल्शियम डिक्रीज़ होने की वजह से बोन जो है वो पोरस हो सकते हैं और थिन हो सकते हैं, तो आपने बचाना होता है। एनीमिया की बात करते हैं कि एनीमिया को कैसे ट्रीट करेंगे इन पेशेंट्स में। हमने पहले तो रूल आउट करना है कि एनीमिया का कॉज क्या है। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फोलेट है, तो फोलेट को कॉज को हम जो है मेथिकोबाल वगैरह देते हैं। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो आपने जो है रिकमेंडेड जो है एरिथ्रोपोइटिन देते हैं पेशेंट में, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन फॉर्म नहीं हो पाता इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आपने पहले तो रिस्क को जो है डिक्रीज़ करना है। अगर हाइपरलिपिडेमिक है या कोई सीवीए की हिस्ट्री है तो आपने जो है पेशेंट को एंटीप्लेटलेट्स देने होते हैं, स्टेटिन्स देने होते हैं फॉर हाइपरलिपिडेमिया, तो इससे जो है आपकी जो है कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी कम हो जाते हैं, क्योंकि लिमिट करने होते हैं हमें कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस और दिस इज़ दी टॉपिक। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।